Hello learners, welcome back to the channel My Business. Today we are going to cover the second part of the chapter Nature and Significance of Management Class 12 BST. So let's begin the video. So first of all we will cover the importance of management in this video. So जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू इम्पोर्टेंस जितनी भी इम्पोर्टेंस हम आज पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं उन्हें इस फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है. So first of all we will read them in a form of summary, or you may say we will read them shortly. उसके बाद हम इन्हें डिस्कस करेंगे इन्हीं पॉइंट्स को. So management helps in achieving group goals. It increases efficiency. It creates a dynamic organization. Management helps in achieving personal objectives and also helps in development of society. अब मैनेजमेंट ये सब कैसे करता है, इन सब चीजों में कैसे मदद करता है, ये हम अब डिटेल में जानेंगे. So let's begin how management is important for an organization. First of all, achievement of goals. So achieving goals. Management helps the organization in achieving goals. The role of a management is to provide common guidance and directions to the individual efforts for the fulfillment of organization goals. सीधी सी बात है भाई, एक मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है आपके गोल को अचीव करने के लिए. हर मैनेजमेंट का मकसद यही होता है. मैनेजमेंट का क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही होता है एक काबिल मैनेजमेंट तैयार करना या एक मैनेजमेंट को इस तरीके से बिठाना या लोगों को इस तरह मैनेज करना ताकि उनका जो गोल है, जो उन्होंने डिसाइड किया है, अपना टारगेट विजन, उसे वो अचीव कर सके, उस तक वो पहुंच सके. और ये कैसे होगा? अगर एक अच्छा मैनेजर, एक सही मैनेजर लोगों को सही से गाइड करेगा, उन्हें सही से डायरेक्ट करेगा. इसी से लोग आराम से अपना गोल अचीव कर पाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन आराम से अपना गोल अचीव कर पाएगी. नंबर 2, how it increases the efficiency. So management helps in increasing the efficiency of business by increases the productivity through efficient प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग. ये तो पढ़कर ही समझ में आता है मैनेजमेंट कैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने में, काम को सही तरीके से करने में मदद करता है. वो होता है सही प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर. अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप इसका मतलब है कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो. एफिशिएंटली यानी कि मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल रहे हो. यूर वर्क एफिशिएंट. ओके, सो ये सब होता है एक एफिशिएंट प्लान के थ्रू, या फिर जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं such as planning, organizing, staffing, directing and controlling, इन सब के थ्रू ये सब हमारा एफिशिएंट होना चाहिए. ओके, जिसमें हमारा कम से कम समय लगे लेकिन जो हमारा आउटपुट आए वो सबसे अच्छा है. So number 3 helps in creating a dynamic organization. Management helps in providing the required impetus for an organization to transition from one phase of development to another, and also in adjusting to the changing dynamics of business environment. अब चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती हैं.
तो मैनेजमेंट हमेशा मदद करता है एक माहौल से दूसरे माहौल में ढलने को। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो हमेशा आपको मदद करेगा दूसरे माहौल में ढलने को, अगर माहौल चेंज हो रहा है तो। यहाँ पे माहौल से मेरा मतलब है, चलो हम कार्स का ही एग्जांपल देते हैं। पहले लोग देखते थे कि सबसे पहले आई इंडिया में मारुति 800 एक फैमिली कार के रूप में। धीरे धीरे उसमें भी बढ़ोतरी होती गई यार। लोगों ने देखा यार मारुति 800 में भी हम एसी दे सकते हैं एफिशिएंसी में। या एक नॉर्मल कार आई, उसमें भी लोगों ने एसी एडजस्ट किया। जाहिर सी बात है कि कार में भी एसी जैसा फीचर आ सकता है। तो बदली ना चीजें। सबसे पहले किसी ना किसी ने शुरुआत की होगी, तब जाके बाकियों ने चेंज करना शुरू किया अपने अंदर। सो ऐसे ही धीरे धीरे चेंजेस आते गए। आज के टाइम पे एआई का जमाना है। लोग आज के टाइम पे मैनुअल ट्रांसमिशन से ज्यादा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार्स यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। सो बस वैसे ही बदलती हवा के साथ बदलना ही अच्छे से बदलना ही एक अच्छी मैनेजमेंट की निशानी है। हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी बात सही है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन guiding the individual towards attaining personal objective which has a direct impact on attaining the organizational objective। अब भैया अगर आपकी मैनेजमेंट के जो लोग पार्ट हैं उनको भी तो खुश रखना जरूरी है। अब जैसे कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है कई सालों से, ठीक है, उसकी भी कोई इंडिविजुअल नीड्स होंगी। जैसे आप लोगों के लिए बसेस लगाते हैं, कुछ कंपनीज होती है अपने एम्प्लॉयज के लिए ना, जैसे वो चाहती है कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन रहे वर्क के लिए, अपने वर्क के प्रति डिसिप्लिन रहे, तो बस सर्विस चालू कर देते हैं कि एम्प्लॉय लेट हो ही ना, लेट होने का बहाना ही ना मारे। और अगर लेट भी होते हैं तो सारे हो, कोई एक बहाना ना मारे कि आज मैं ट्रैफिक में फंस गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, सर आज इसलिए छुट्टी चाहिए, आज उसलिए छुट्टी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, या जैसे कुछ लोग व्हीकल सर्विसेज, बस सर्विसेज और हाउस प्रोवाइड करते रहने के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए जितना कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन से होता है वो उन्हें प्रोवाइड करती है। वो इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनका भी ध्यान रखो। ये भी एक मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। मैनेजमेंट ये भी ध्यान में रखकर काम करती है कि जिनसे हम काम करवा रहे हैं हम उनका भी काम करें। जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हैं और वो हमारे पूरे करें। ओके। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब भैया सीधी सी बात है, इस पॉइंट को बिना पढ़े भी समझा देता हूँ। अब एक कंपनी है, चलो जियो मान लो या फिर रिलायंस मान लो, या टाटा सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस मामले में। तो अब टाटा इंडस्ट्री कहने को तो कहें, अगर हम मिस्टर रतन टाटा जो है वो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आज वर्ल्ड में, अगर गिना जाए तो उनके नाम पे इतनी कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी धन दौलत का सिर्फ 1% रखकर इतने अमीर हैं। तो सोचो अगर वो चैरिटी ना दे तो वो कितने अमीर होंगे। उनकी 90% दौलत लगभग चैरिटी में जाती है, सिर्फ जो उनके हिस्से की आती है। बाकी फैमिली मेंबर्स के तो पास जाता ही है उनका शेयर, लेकिन वो अपने हिस्से के शेयर में से 90% दान में दे देते हैं, या अबव 90% भी दे देते हैं। तो उनका मानना है कि भैया हम अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारी ये ड्यूटी है कि हमारी सोसाइटी भी ग्रोथ करे। ये भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है और मैनेजमेंट का ही इम्पोर्टेंस का एक हिस्सा है, इसलिए मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस और नीड।
नीड और इम्पोर्टेंस दोनों सेम वर्ड है। अगर ये आता है ना क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट आर द नीड ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप ये लिखकर आ सकते हैं। ये 5 पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। सो इसका भी मैंने एक खास डायग्राम बनाया है। बनाया क्या है, गूगल से ही लिया है। मैनेजमेंट इज अ साइंस। यहाँ पे मैंने समरी पॉइंट्स दे रखे हैं ताकि जो आगे मैं समझाऊं ना, उससे पहले ही आपको पता चल जाए यहाँ पे उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, प्रोफेशन कैसे है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब यहाँ पे लिखा है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सल वैलिडिटी। हाँ भाई, ये पॉइंट्स मैनेजमेंट एंड साइंस में आएंगे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। ये पॉइंट भी मैं आपको समझाऊंगा। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। वो पता है आपको, वो ये है कि साइंस और आर्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो मैनेजमेंट में एज अ प्रोफेशन कहलाया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज इक्वल टू मैनेजमेंट एज साइंस प्लस मैनेजमेंट एज एन आर्ट। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव, स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज पार्ट आ गया। आर्ट में प्रैक्टिस थी, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, और फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेल खाते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। प्रोफेशन इन दोनों से ही टूट टूट कर बना है, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज इक्वल टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट प्लस मैनेजमेंट एज अ साइंस। अभी हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हाउ मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्यों है? मैनेजमेंट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है बेसिकली, ओके। और एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैनेजमेंट सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के बाद जितने भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेटिव रिलेशनशिप भी होता है उनके बीच में, हमारे सारे प्रिंसिपल्स के बीच में मैनेजमेंट के, कि भैया हम अगर सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो सोसाइटी को कुछ देना भी पड़ेगा, ओके। यूनिवर्सल वैलिडिटी हर एक प्रिंसिपल की होती ही है। सो मूव ऑन। यस तो गाइस, हाउ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट इसलिए है क्योंकि इट्स एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स to achieve the desired result. Okay, it is attained through study, observation, and experience. So, theoretical knowledge इसमें होती है, पर्सनल स्किल्स आपको लगानी पड़ती हैं, क्रिएटिविटी आर्ट में आपको चाहिए ही चाहिए, तो परफेक्शन आपके पास आती है प्रैक्टिस के थ्रू। ये चारों पॉइंट्स जो हैं, ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। उसके चार चार पॉइंट्स पढ़ोगे अपने आप, जो ये नोट्स दे रखे हैं आपको अपने आप समझ में आ जाएगा
थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में दी हुई होती है। पर्सनल स्किल्स, आपकी खुद की पर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए। मैनेजमेंट ये भी कहती है कि आपकी पर्सनल स्किल्स भी काम आती है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी में आपकी क्रिएटिव माइंड, आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, वो आप कैसे यूज करते हो उसको, ये भी देखा जाता है। और परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही परफेक्शन आती जाएगी। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, सो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कैसे है? मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, सर्विस मोटिव होता है, स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। ये जो 4 पॉइंट्स हर एक स्लाइड में दे रखे हैं ना, ये 4 पॉइंट्स हर एक स्लाइड का बेसिकली पर्पस या मोटो है। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो, जस्ट लाइक लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज दी जाती है हर चीज की। इन तीनों फील्ड्स में, इन तीनों फील्ड की स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज दी जाती है। ओके, तो मैनेजमेंट की भी एक आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज दी जाती है, वो भी एक प्रोफेशनल फील्ड है। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन आपको पता ही चल गया, जब आपको नॉलेज दी जा रही है तो एजुकेशन उसी के अंडर आ गया। सब कुछ पढ़ोगे आप, ये पॉइंट्स जितने भी है स्क्रीन पे, मैं बार बार तो नरेट नहीं कर सकता हर एक को, क्योंकि इसमें मोस्टली साइंस से रिलेटेड लिखे हुए पॉइंट्स। सो साइंस करूँ, मैनेजमेंट से कम जो भी टॉपिक आता जा रहा है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, उनकी डेफिनेशन से रिलेटेड पॉइंट लिखा हुआ है। सो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट। हर एक सर्विस का बेसिक मोटिव होता है, हर एक मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव होता है टू सर्व द क्लाइंट। यही होता है ना। स्टैच्यूटरी बॉडी, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो, तो आपको एक स्टैच्यूटरी बॉडी से जुड़े होना जरूरी है। कोई भी ऐसी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा लेता, सीएस नहीं लगा लेता, सीए नहीं लगा लेता, एडवोकेट नहीं लगा लेता, लॉयर नहीं लगा लेता। उसके लिए उससे पहले उसे एक स्टैच्यूटरी यानी कि एक लीगलाइज्ड बॉडी से जुड़े होना जरूरी है, तभी वो एक प्रोफेशनल कहलाता है। सो इस पॉइंट को भी आप पढ़ लीजिए। लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी रेगुलेट्स ऑल प्रोफेशंस, पहली लाइन में लिखा हुआ है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब and share the video and do like, comment and